हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन वीएम एकेडमी क्लासेस। लॉकडाउन की वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस रन करने वाले हैं। हर रोज़ आपको एक वीडियो हम लोग भेजेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको भेजे जाएंगे और आप अपने हिसाब से अपने टाइम से आप उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये फाउंडेशन कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये 1 मंथ चलेगा। ये फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, ये फाउंडेशन कोर्स में हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं। इसमें हम लोग सब बेसिक्स लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के जो बेसिक्स चैप्टर्स है, जो हर एक चैप्टर में यूज़ किया है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सब बेसिक इसमें लिया जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको ये क्लास ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि 11th और 12th के बाद हम लोग क्या करेंगे। मतलब उनका जो पाथ है वो डिसाइड नहीं होता है, या फिर पता भी होगा कि कहाँ जाना है, लेकिन एग्जैक्टली उसके बारे में उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो आज का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें मैं सब कुछ डिटेल आपको बताने वाली हूँ कि जेई क्या होता है, उसके बाद जेई के कितने पेपर्स होते हैं, नीट क्या होता है, फार्मेसी क्या होता है, 12th के बाद कौन से कोर्सेस होते हैं, ये सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ डिटेल में। उनको मार्क्स कितने होंगे, पेपर्स कौन से रहेंगे, पेपर पैटर्न कैसा होगा, सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए इसको इंट्रोडक्शन लेक्चर कहा गया है। लेकिन देखो बच्चों, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स बोलते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं कि 11th कुछ नहीं, 11th हो जाएगा, 12th में ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, 12th ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ये 2 साल का कोर्स है, 11th एंड 12th, और इसमें जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 12th है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 11th है। क्योंकि 12th का पूरा बेसिक आपको 11th में मिलेगा। अगर आपको 11th आएगा तभी आप 12th पढ़ सकते हैं, क्योंकि 12th में बेसिक कोई एक्सप्लेन नहीं करता, कंसीडर करके चलते हैं कि हाँ इसको आ रहा है, ये स्टूडेंट इजीली सॉल्व कर पाएगा, और डायरेक्टली स्टेप बताते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं आता। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये पूरा बेस है, 11th पूरा बेस है, इसको लाइटली मत लो, पढ़ाई करते रहो। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर डायरेक्टली। सो बच्चों देखो, इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, क्या क्या मैं बताने वाली हूँ आपको, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बोर्ड्स कौन से हैं 11th और 12th में, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आफ्टर 12th कौन सी रहेगी, वो हम लोग देखेंगे। डिटेल्स ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। एंड हाउ टू स्टडी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं बोर्ड्स कौन से हैं। हमारा पहला टॉपिक, बोर्ड्स ऑफ 11th एंड 12th साइंस। तो देखो बच्चों, हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में रहते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट का एक सेपरेट बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको बोला जाता है HSC। जैसे SSC आप लोग बोलते थे, वैसे अभी HSC बोला जाएगा, जैसे कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो महाराष्ट्र स्टेट का एक सेपरेट बोर्ड है जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं अभी। और दूसरा और एक बोर्ड है महाराष्ट्र स्टेट में, उसको बोला जाता है CBSE। जैसे कि SSC होता है, CBSE होता है और ICSE होता है, वैसे 11th 12th में भी CBSE बोर्ड है। लेकिन नासिक में उसके बहुत कम कॉलेजेस है, 6-7 कॉलेजेस ही है उसके। बट आपको ये बात मैं बता दूं कि अभी जो उन्होंने नया सिलेबस डिज़ाइन किया है वो पूरा CBSE बेस्ड है। क्योंकि जेई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो CBSE के सिलेबस पे बेस्ड पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अभी नए सिलेबस में वो पूरा NCERT बेस्ड, मतलब CBSE बेस्ड सिलेबस उन्होंने बना दिया। तो बहुत डिटेल में टॉपिक्स दिए, बट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब ज़्यादा थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने ज़्यादा बताया है। तो नया सिलेबस को हम CBSE सिलेबस बोल सकते हैं, CBSE बोर्ड बोल सकते हैं।
उनके टॉपिक्स जो है, उनके चैप्टर्स जो है सीबीएसई के, वो आगे पीछे हैं और एचएससी के टॉपिक्स आगे पीछे, मतलब कोई चैप्टर 11th में है तो कोई 12th में है, लेकिन जो कंटेंट है वो उसी हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो ऐसे 2 बोर्ड्स होते हैं, एक होता है एचएससी और दूसरा होता है सीबीएसई, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, एंड सीबीएसई का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कौन सी है। आफ्टर 12th आप कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी देखो, एंट्रेंस एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के लिए अलग होती है और मेडिकल के लिए अलग होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फॉर इंजीनियरिंग। इसमें पहली होती है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जेई मेन, JEE मेन बोला जाता है उसको। आप जब मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो आपको एडवांस एग्ज़ाम के लिए मेल किया जाएगा, तो आप एडवांस एग्ज़ाम दोगे। तो इसमें 2 एग्ज़ाम्स है, एक है जेई मेन और दूसरी है जेई एडवांस। उसके बाद और एक एग्ज़ाम होती है बीट सैट, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग ये सभी एग्ज़ाम्स के बारे में। तो उसके बाद आप इंजीनियरिंग के लिए और एक एग्ज़ाम होती है, दैट इज़ द बीट सैट। वो अगर आप जेई मेन और जेई एडवांस पढ़ लेते हो तो आपको बीट सेट कुछ नहीं लगेगा। सबसे हार्ड जो होती है इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम्स वो जेई मेन और जेई एडवांस, तो हम लोग उस लेवल का पढ़ाएंगे। जेई मेन और जेई एडवांस में स्टूडेंट क्वालिफाई कर सके उस लेवल का पढ़ाएंगे, तो आपको बीट सेट भी बहुत ईजी लगेगा। और तीसरी जो है MHT CET, जो अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की है, ज़्यादातर बच्चे यही एग्ज़ाम देते हैं, MHT CET। और अगर आप अपना सिलेबस इतना ही करते हो तो ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। जो हम पढ़ाएंगे अगर आप उतना करोगे और उससे रिलेटेड MCQs करोगे तो ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम के लिए, CET के लिए, क्योंकि उन्होंने जो नया सिलेबस डिज़ाइन किया है वो जेई को फोकस करके बनाया है। इसीलिए ये MHT CET आपको कुछ नहीं लगेगा, बिट सेट भी कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद और कुछ एग्ज़ाम्स है, जो बच्चे उनको मरीन में, नेवी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो बच्चे ये एग्ज़ाम्स देते हैं मरीन, नेवी और डिफेंस के लिए। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एक होती है आफ्टर 12th। इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम, इंडियन नेवी सेलर्स रिक्रूटमेंट, इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको 3 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और इंग्लिश भी थोड़ा बहुत इंक्लूड होता है, बट उसका कुछ नहीं, बच्चे उसको कवर कर लेते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड ये एग्ज़ाम्स होती है इंजीनियरिंग की। इसमें बायो ज़्यादा इंक्लूड नहीं होता। तो ये है इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम्स। उसके बाद हम देखते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फॉर मेडिकल। मेडिकल के लिए कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, देखो, बहुत ही ज़्यादा फेमस नीट, NEET, दूसरी एग्ज़ाम है AIIMS, तीसरी एग्ज़ाम है जिपमर मेडिकल के लिए, और चौथी बहुत सारे स्टूडेंट गर्ल्स सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंडियन आर्मी BSc नर्सिंग। ये इसकी भी एक सेपरेट एग्ज़ाम होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। देन MGIMS, वर्धा PMT एंड मेडिकल एग्ज़ाम। वर्धा PMT के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब किसी कॉलेजेस की सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होती है। तो ऐसे ही है वर्धा PMT के लिए MGIMS, ये मेडिकल, इसकी सीट्स बहुत कम होती है, देखेंगे हम लोग इसके डिटेल में इसके बारे में। उसके बाद है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फॉर फार्मेसी। फार्मेसी के लिए देखो कौन सी होती है, SAAT, शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी, मतलब ये अनुसंधान यूनिवर्सिटी की सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम है फार्मेसी की। उसके बाद अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तो आपको पता ही है, MHT CET, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ये एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा बच्चे यही देते हैं, इससे बच्चों का सिलेक्शन होता है। उसके बाद दिपसर, मतलब दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च सेंटर जो है, उसकी एक सेपरेट एग्ज़ाम है दिपसर, ये भी बच्चे प्रेफर करते हैं। देन UPSEE, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, उनकी ये सेपरेट एग्ज़ाम है, UPSEE। उसके बाद है फार्मेसी, भी बहुत सारे बच्चे रेफ़र करते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों को फार्मेसी में भी इंटरेस्ट होता है। तो इसमें से आप कौन सी भी एग्ज़ाम दोगे तो उससे आपको फार्मेसी में एडमिशन मिल जाएगा। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की अगर CET दी तो उससे तो सभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सबसे ज़्यादा वही मार्क्स प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस वही मार्क्स प्रेफर करते हैं CET के।
और वो CET अपने रेगुलर सिलेबस में कवर हो जाती है। उसके बाद देखो JEE, अभी डिटेल में हम लोग हर एक एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं। जो मेन एग्ज़ाम्स है उनके बारे में ही मैं आपको बताऊंगी कि उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं JEE। JEE का मतलब क्या होता है? जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हो तो इसके बाद आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है? देखो IITs, हम लोग बोलते हैं ना IIT JEE। एक्चुअली IIT ये इंस्टीट्यूट्स का नाम है और JEE उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम बोली जाती है। तो ये एग्ज़ाम देने के बाद आप कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं? IITs मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे बोलते हैं ब्रांडेड इंस्टीट्यूट। जैसे ब्रांड होता है किसी कपड़ों का, किसी चीज़ का ब्रांड होता है, वैसे इंजीनियरिंग का ये ब्रांड है IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये एग्ज़ाम देने से आपको NITs में भी एडमिशन मिलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। IITs मतलब इंडियन और नेशनल, NITs मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये लोग JEE के मार्क्स प्रेफर करेंगे। उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा CFITs में, मतलब सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़। इसमें भी आपको एडमिशन, ये भी वही मार्क्स प्रेफर करते हैं। देन IIITs मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उनके भी सेपरेट इंस्टीट्यूट्स है। जो बच्चों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कंप्यूटर में, वो IIITs में एडमिशन लेते हैं। जिनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ब्रांड स्टडी करना है वो IIITs में एडमिशन लेते हैं। तो ऐसे JEE देने से आपको इतने सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, IITs, NITs, CFITs। अभी IITs के बहुत सारे कॉलेजेस भी है, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा, NITs, CFITs एंड IIITs। और ये एग्ज़ाम देने से कुछ ऐसे स्टेट्स है जो यही एग्ज़ाम प्रेफर करते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मतलब कुछ स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो JEE के ही मार्क्स प्रेफर करते हैं। जैसे अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में नहीं चलता, अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वो MHT CET को ही प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन कुछ स्टेट से उनके कॉलेजेस ये एग्ज़ाम प्रेफर करते हैं, JEE के मार्क्स वो प्रेफर करते हैं, उनकी सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। अब देखते हैं JEE के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। JEE के 2 पेपर्स होते हैं, देखो JEE मेन, JEE एडवांस। JEE मेन जो है, पहले JEE मेन के बारे में देखते हैं। JEE मेन के भी 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। जो बच्चों को BE BTech करना होता है वो पेपर 1 देते हैं, और जिनको B आर्किटेक्ट, B प्लानिंग करना होता है वो पेपर 2 देते हैं। याद रखो, जिनको BE BTech करना है वो पेपर 1 देंगे, और जिनको B आर्किटेक्ट, B प्लानिंग करना है वो पेपर 2 देंगे JEE मेन के। JEE मेन देने के बाद आपको एडमिशन मिलता है 31 NITs कॉलेजेस में, 23 IITs कॉलेजेस में, 23 CFITs कॉलेजेस में। देखो 31 NITs कॉलेजेस से, 23 IITs कॉलेजेस से, 23 CFITs कॉलेजेस से। अगर आप JEE मेन देते हो तो आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि कुछ स्टेट जो है वो यही एग्ज़ाम प्रेफर करते हैं, तो वो स्टेट्स कौन से हैं? देखो ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, नागालैंड है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ दिस स्टेट्स। मतलब इनके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी एडमिशन आपको मिलेगा JEE मेन देने के बाद। मतलब इतने सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं अगर आप JEE मेन क्रैक कर लेते हो तो। उसके बाद है JEE मेन एग्ज़ाम पेपर 1, जो है किसके लिए है? मैंने आपको बताया BE और BTech के लिए। तो इसका एग्ज़ाम मोड रहेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगी, 3 घंटे की रहेगी। क्वेश्चंस मीडियम जो है, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहेंगे, और कुछ बच्चों को इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती है तो उनके लिए हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन टाइप जो है वो MCQs रहेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और ये पेपर के जो टोटल मार्क्स है वो 360 रहेंगे, याद रखो सब लोग। ये पेपर पैटर्न रहेगा पेपर 1 का। अब देखते हैं ये जो पेपर 1 है उसके हर एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया रहेगा।
तो हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा है, लेकिन निगेटिव सिस्टम रहेगी। 1 मार्क निगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप एक आंसर रॉन्ग करते हो तो उसमें से 1 मार्क्स आपका माइनस किया जाएगा, इसको निगेटिव सिस्टम बोलते हैं। अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो 1 मार्क्स माइनस। तो इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे है। फिजिक्स के लिए क्वेश्चंस कितने रहेंगे 30, और हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स, मतलब 4 3 12, मतलब मार्क्स कितने रहेंगे टोटल 120। केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन है 30, मार्क्स रहेंगे 120, और मैथमेटिक्स के लिए भी 30, मार्क्स रहेंगे 120। ऐसे 30 30 30, मतलब टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए 90 क्वेश्चंस हो गए टोटल, और मार्क्स कितने हो गए देखो टोटल 360। तो ये है पेपर पैटर्न फॉर पेपर 1 जेई मेन। उसके बाद देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। जेई मेन एग्जाम पेपर का सिलेबस है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड 11th एंड 12th साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बुक। मतलब सीबीएसई तीनों बोर्ड के जो 11th 12th साइंस के बुक्स है उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से सब्जेक्ट्स के, जेई मेन जो इंजीनियरिंग का होता है उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखो मैंने आपको एक बात, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे का पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ। 12 to 13 lakh स्टूडेंट्स आर गिवन दिस एग्जाम एंड ओनली 2.24 lakh स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फॉर एडवांस एग्जाम। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेशो देखो कितना है, 12 से 13 लाख स्टूडेंट ये एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्ट कितने होते हैं, बस 2.24 लाख स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। वो भी किसके लिए, एडमिशन के लिए नहीं, बल्कि जेई एडवांस एग्ज़ाम देने के लिए उनका सिलेक्शन होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है, मतलब सोचो आपको पढ़ना कितना होगा। उसके बाद है जेई एडवांस एग्ज़ाम। अभी जो 2.24 लाख स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे वही ये जेई एडवांस दे सकते हैं, और ये देने के बाद आपको एडमिशन किस में मिलेगा देखो, एडमिशन इन 23 IITs, IISC मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसमें भी आपको एडमिशन मिलेगा, IISERS मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, इसमें एडमिशन मिलेगा, एंड राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी। एडवांस देने के बाद आपको ये कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद है जेई मेन एग्ज़ाम पेपर 2 जो कि होता है बी आर्किटेक्ट के लिए और बी प्लानिंग के लिए। इसका एग्ज़ाम मोड जो रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, उसका टाइम रहेगा 3 आवर्स, क्वेश्चन मीडियम रहेगा इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि इसमें ड्राइंग भी होता है इसलिए इसका मोड ऑफलाइन होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन टाइप MCQs ही रहेगा, और इसका टोटल मार्क्स जो है वो 390 होंगे। उसके बाद इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसा है। 1 मार्क निगेटिव सिस्टम इसमें भी है, निगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन मैथ्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। सब्जेक्ट इसमें रहेंगे मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट। तो इसके क्वेश्चंस जो है मैथ्स के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल मार्क्स से उसको 30 × 4 क्वेश्चन फॉर ईच मार्क्स मतलब 120। एप्टीट्यूड टेस्ट के 50, उसमें भी एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स हैं, 50 × 4 दैट इज़ 200। एंड ड्राइंग टेस्ट के लिए 2 ही क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन 35 मार्क्स का इसका है, तो 2 × 35 मतलब 70। ऐसे टोटल मार्क्स 390 रहेंगे इसके। उसके बाद जेई मेन एग्ज़ाम पेपर 2 का सिलेबस क्या रहेगा देखो। 11th और 12th स्टैंडर्ड का जो बुक है उसका मैथमेटिक्स रहेगा इसमें से बस। और एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाता है, अवेयरनेस ऑफ प्लेसेस, पर्सन्स, बिल्डिंग्स एंड मटेरियल्स, क्योंकि ये आर्किटेक्ट है मतलब ऑब्वियसली इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। विजुअलाइजिंग 3D ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2D ड्राइंग्स, विजुअल, न्यूमेरिकल एंड वर्बल मेंटल एबिलिटी, इसके भी सेपरेट क्लासेस होते हैं, आप उसके बारे में देख सकते हैं। देन ड्राइंग टेस्ट होता है, तो ड्राइंग टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल और एब्स्ट्रैक्ट शेप्स एंड पैटर्न इन पेंसिल, जनरेशन ऑफ प्लान स्केचिंग ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम मेमोरी ऑफ अर्बन
सीन्स एंड लैंडस्केप रूरल लाइफ, ये ड्राइंग टेस्ट का सिलेबस है। उसके बाद जेई एडवांस एग्ज़ाम क्या होती है, देखो अभी यहाँ पे जेई एडवांस एग्ज़ाम देने के बाद आपको AAT मतलब आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट इसको बोला जाता है, ये देने के बाद आपको एडमिशन किस में मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये दो कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं, IIT रुड़की, ये एग्ज़ाम देने के बाद रुड़की कॉलेज IIT का रुड़की का जो IIT कॉलेज है उसमें एडमिशन मिलेगा, और खड़गपुर IIT खड़गपुर, बहुत सारे आर्किटेक्ट का ये सपना होता है ये कॉलेज इसमें पढ़ने का, IIT रुड़की एंड IIT खड़गपुर, बट कंपटीशन इज़ वेरी टफ हियर। नाउ सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ, एलिजिबिलिटी फॉर जेई मेन एग्ज़ाम्स। जेई मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो अपनी रेगुलर एग्ज़ाम है उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, सिर्फ जेई के लिए MCQs पढ़ते रहते हैं, बट इसका इफ़ेक्ट उल्टा होता है। उनको जेई की जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे मार्क्स तो आ जाते हैं, बट रेगुलर एग्ज़ाम में वो लोग कम होते हैं, मतलब एलिजिबल नहीं होते, तो वो एलिजिबिलिटी भी पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो एलिजिबिलिटी क्या है, एज लेस दैन 25 ईयर फॉर ओपन OBC कैटेगरी सबको पता होगी, कैंडिडेट्स एंड लेस दैन 30 ईयर्स फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स, मतलब जिनका एज 30 ईयर्स से कम होना चाहिए SC ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और ओपन OBC के लिए 25 ईयर्स से कम होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3, आप 3 बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th एग्जामिनेशन ऑन दैट ईयर और 2 years before. For admission to IITs, NITs, IIITs, CFITs, general category candidates must have minimum 75% marks. मतलब 12th एग्ज़ाम में उनको 75% होने ही चाहिए, तभी उनको एडमिशन दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को 75% से कम मार्क्स मिलते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होते, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको दोनों तरफ ध्यान देना है, रेगुलर में भी और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी। फॉर SC ST कैटेगरी मिनिमम 65% मार्क्स और शुड बी इन द टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, मतलब एक तो 65% होने चाहिए, या फिर जो फर्स्ट 20 परसेंटाइल है रिस्पेक्टिव बोर्ड के उसमें अगर आप होगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आधार कार्ड इज़ कंपल्सरी, आधार नंबर इज़ कंपल्सरी। सबके पास आधार कार्ड तो होता ही है, तो वो आधार नंबर यहाँ पे कंपल्सरी है। मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। अभी 11-12 के एग्ज़ाम के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी से निकालना स्टार्ट कर दो। तो ये है एलिजिबिलिटी फॉर जेई मेन एग्ज़ाम। तो ये हमने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में देखा, मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैं अभी आपको बताती हूँ। सॉरी, जेई एडवांस एग्ज़ाम का पैटर्न बताना मैं भूल गई थी आपको। तो अभी देखो जेई एडवांस एग्ज़ाम का, जेई मेन देने के बाद आप क्या देते हो, जेई एडवांस देते हो, तो उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। 2 पेपर्स रहेंगे इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो 9 AM to 12 PM होता है, 3 hours का। उसी दिन पेपर 2 रहेगा 2 PM to 5 PM ऑन द सेम डे। इन बोथ द पेपर्स फिजिक्स के 18 क्वेश्चंस रहेंगे एडवांस के लिए, केमिस्ट्री के 18 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथ्स के 18 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच पेपर 183 मार्क्स का रहेगा और टोटल एग्ज़ाम जो है वो 306 मार्क्स की रहेगी। ऐसे होता है पेपर 1 एंड पेपर 2 फॉर जेई एडवांस एग्ज़ाम। उसके बाद देखते हैं जेई एडवांस एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न इज चेंज इन एवरी ईयर, हर एक साल इसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज होता है, लेकिन सिंगल करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3 होते हैं। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन भी होते हैं जेई में, मैं आपको बता दूं, मतलब एक ऑप्शन नहीं होता। अगर हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो उसमें से कभी कभी 2 ऑप्शंस भी करेक्ट होते हैं, तो ये भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन मार्क्स 3 होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। अगर आप एक आंसर गलत कर दो तो आपका 1 मार्क्स माइनस किया जाएगा। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन होता है 4 मतलब 1 या 1 से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स होते हैं 4, और उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है -2 की। और सिंगल डिजिट इंटीजर मतलब सॉल्व करो और सिंगल डिजिट आंसर लिखो,
वो उसके लिए मार्क्स होते हैं 3 जेई एडवांस एग्ज़ाम के लिए। ओके, और क्वेश्चन पेपर पैटर्न हर साल चेंज होता है इसका। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्ज़ाम मैं आपको बता दूं, दैट इज़ द बिट सैट। बिट सैट क्या होती है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम फॉर बीटेक एंड एस्पिरेंट्स एडमिशंस इन बिट्स, पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद। मतलब देखो पिलानी, गोवा और हैदराबाद के जो कॉलेजेस है, तो ये बिट सैट एग्ज़ाम उनकी स्पेशल एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्होंने बनाई है। तो ये एग्ज़ाम देने के बाद ही उनको एडमिशन दिया जाता है। जो स्टूडेंट ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उनको ही एडमिशन दिया जाता है बिट सैट, पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद के कुछ कॉलेजेस के लिए। थ्रू बिट सैट स्टूडेंट विल गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड साइंस कोर्सेज। ये कॉलेजेस सिर्फ इंजीनियरिंग के नहीं है, फार्मेसी भी है उसमें और साइंस कोर्सेज भी है, तो उनके लिए भी उनको एडमिशन मिलता है ये एग्ज़ाम देने से। बिट सैट एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा देखो। बिट सैट एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन रहेगा, ड्यूरेशन 3 आवर्स, मार्किंग स्कीम +3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सेक्शंस, और 15 बोनस क्वेश्चंस रहेंगे आर गिवन फॉर मोर मार्क्स इफ़ यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन अ गिवन टाइम। अगर आप टाइम के पहले पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो 15 और क्वेश्चंस आपको बोनस दिए जाते हैं, उससे आपको आपके मार्क्स बढ़ने में मदद होगी। उसके बाद बिट सैट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है। पार्ट 1 में फिजिक्स होता है, उसके नंबर ऑफ टॉपिक 16 होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं और सेक्शन स्कोर 120 होता है। पार्ट 2 में केमिस्ट्री रहेगा, नंबर ऑफ टॉपिक्स 15 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है और सेक्शन स्कोर 120 है। पार्ट 3 में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 8 क्वेश्चंस है और टोटल क्वेश्चन 16 है, टोटल टॉपिक 16 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 + 10 दैट मीन्स 25 एंड सेक्शन स्कोर है 45 + 30 दैट इज 75। और पार्ट 4 में मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, डिपेंड्स ऑन, अगर कोई मेडिकल में जाना चाहता है तो उसके लिए बायोलॉजी, कोई इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहता है तो मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ टॉपिक्स 15 और 10 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 है एंड सेक्शन स्कोर है 135। ऐसे पैटर्न है बिट सैट एग्ज़ाम का। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी जो है, कैंडिडेट शुड हैव पास 12th एग्जामिनेशन विथ 75% इन PCM और PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 75% होना कंपलसरी है। देखो रेगुलर एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 60% मार्क्स इन ईच ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी 60% होने ही चाहिए। कैंडिडेट शुड पजेस एडिक्वेट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश ऑल्सो, इनके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका सिलेबस देखो क्या रहेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द NCERT सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th। NCERT मतलब जो CBSE का सिलेबस है उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। द सिलेबस विल कंप्राइज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। ओके, देन नेक्स्ट एग्ज़ाम जो मैंने आपको बताई इंजीनियरिंग के लिए, वो है अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की CET, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स देते हैं। तो महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यही एग्ज़ाम देते हैं। तो ये एग्ज़ाम देने के बाद आपको एडमिशन कहाँ कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र स्टेट के सभी कॉलेजेस में ये एग्ज़ाम के ऊपर बेस्ट एडमिशन मिलता है। एडमिशन इन COEP पुणे, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रांडेड कॉलेजेस ये हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको। COEP पुणे, VJTI मुंबई, PICT पुणे, वालचंद सांगली, VIT पुणे, ICT मुंबई, MIT पुणे, AIT पुणे, और जितने भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के, उन सभी में आपको ये एग्ज़ाम देने से एडमिशन मिलती है। सारे बच्चे यही एग्ज़ाम देते हैं। JEE मेन में सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये एग्ज़ाम बच्चे देते ही है, इसमें डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता है और बच्चों को एडमिशन मिल जाती है। तो ये एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। ये जो CET है, एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग May 2 और 2019 टू May 13, सॉरी यहाँ पे आपका ईयर चेंज होगा, May 2 टू May 13 के बीच में दौरान ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। तो एग्ज़ाम मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा।
ये एग्ज़ाम का। अब देखते हैं इसका पैटर्न कैसा है एग्ज़ाम का। कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन पेपर, 3 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ईच ऑफ 1.5 hours ड्यूरेशन एंड 100 मार्क्स। मतलब हर एक पेपर के लिए 1.5 घंटे का ड्यूरेशन है और 100 मार्क्स है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। मीडियम फॉर एग्ज़ाम इज़ इंग्लिश, मराठी एंड उर्दू। तीनों लैंग्वेजेस में पेपर होते हैं, इंग्लिश में, मराठी में एंड उर्दू में। ये एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल होती है। अब देखते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें क्या होते हैं। जो पेपर 1 है उसमें मैथ्स होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं उसके 50 और पेपर होता है 100 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। पेपर 2 जो है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों होते हैं इसमें, 50 + 50 और मार्क्स इसके हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स होता है, 50 + 50 मतलब 100 मार्क्स का दूसरा पेपर है। और पेपर 3 जो है वो बॉटनी प्लस जूलॉजी होता है, उसमें 50 + 50 और मार्क्स भी उसके 50 + 50। अब जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 देते हैं, और जिनको मेडिकल फार्मेसी में इंटरेस्ट है वो पेपर 2 और पेपर 3 देते हैं, या फिर बच्चे तीनों भी पेपर देते हैं, तो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल कहीं तो भी एडमिशन उनको मिल जाता है। तो ऐसे 3, लेकिन जिनका टारगेट सिर्फ मेडिकल है तो वो पेपर 2 और पेपर 3 देंगे। जिनका टारगेट सिर्फ इंजीनियरिंग है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 देंगे। ओके, इसकी एलिजिबिलिटी HSC बस पास होना चाहिए, मार्क्स का कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। एंड देयर इज़ नो एज लिमिट, कोई भी स्टूडेंट इसको दे सकता है, कितनी भी एज का। और इसका जो सिलेबस है MHT CET का, उसका 20% वेटेज 11th क्लास का होता है और 80% वेटेज 12th क्लास का होता है। मतलब 11th में से 20% सिलेबस आएगा और 12th में से 80% सिलेबस आएगा। तो 11th भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चे सबसे ज़्यादा यही CET देते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने सभी इंजीनियरिंग के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में देखा, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। जो बच्चों को इंजीनियरिंग करना है वो सभी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इसमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा और किसी न कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। लेकिन सबके लिए सिलेबस सेम होता है। इतना पढ़ने के बाद, जो हम लोग पढ़ाएंगे उतना पढ़ने के बाद ही आप सभी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ जेई के लिए आपको, बिटसेट और जेई के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को। बहुत सारे MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे। जो बुक्स हम लोग आपको बताएंगे वो बुक्स आप लोग ले लो और उसके MCQ सॉल्व करते जाओ, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। अब मेडिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया है। मेडिकल के लिए अलग वीडियो बनाती हूँ और उसको अपलोड करती हूँ। और डोंट वरी, इसके PPTs में आपको ग्रुप पे सेंड कर दूँगी, उससे आपको पता चल जाएगा और कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आपके पास ये PPTs भी रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।